क्लास 10th स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना। अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते चले जा रहे होंगे। चलिए हाजिर हूं मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये जो वीडियो हमारा वही जो 20 मिनट रैपिड रिवीजन वाली हमारी जो सीरीज चल रही है उसी का अगला पार्ट है। और इस वीडियो में मैंने आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रीज वाले चैप्टर को ले लिया है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाले चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं या आपके एग्जाम में देखे जा सकते हैं वो मैं यहाँ पर आपको करवाने वाला हूँ। जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको ही मैं यहाँ पर करवाऊंगा, ठीक है। अगर वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो वीडियोस को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, है ना। जो बच्चा पहली बार वीडियो को देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको डायरेक्टली आपके पास पहुंच जाए। चलिए फिर ज्यादा टाइम ना लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पर पहला टॉपिक लिया है इंटरडिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री किस तरीके से एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है वो यहाँ पर हमें समझाना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया है, when the rain fails and the crop fail, the industry suffer and there are losses in business as purchasing power falls। तो इस पॉइंट से यहाँ पर हमें ये समझ में आता है, जैसे क्या होता है कभी कभी जो बारिश होती है वो नहीं पड़ती है ना, जिसके भरोसे हमारे जो किसान भाई होते हैं वो इंतजार करते हैं, मतलब बारिश होगी तो उसके खेत में जो फसल लगी हुई है ना वो अच्छे से यहाँ पर ग्रो कर पाएगी। तो कभी कभी क्या होता है बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है, ऐसा भी हमें बहुत टाइम देखने को मिलता है। तो उस वजह से जो फसल होती है वो अच्छे से नहीं ग्रो कर पाती, या मतलब ये कह सकते हैं दूसरे वर्ड्स में जो फसल है वो नष्ट हो जाती। तो उससे क्या होता है इंडस्ट्री सफर। इससे क्या होता है जब फसल नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होते हैं उनके लिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो एक तरह से रॉ मटेरियल का काम करता है, रॉ मटेरियल देने का काम करता है। तो जब क्रॉप फेल हो जाएगी किसी भी तरीके से तो यहाँ पर जो इंडस्ट्री है उसको सफर करना पड़ेगा। एंड देयर आर लॉसेस इन बिजनेस एज परचेजिंग पावर फेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो बिजनेस होते हैं उनको क्या है लॉस झेलना पड़ता है, क्योंकि उनकी जो परचेजिंग पावर होती है वो उसमें गिरावट देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट तो आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर समझते हैं, इफ कॉटन क्रॉप फेल्स द क्लोथिंग एज वेल एज द अदर इंडस्ट्री सफर। जैसे कोई किसान है वो कॉटन की क्रॉप ग्रो कर रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए वो जो क्रॉप है वो फेल हो जाती है, मतलब नष्ट हो जाती है या नहीं हो पाती किसी कारणवश, ठीक है। तो उससे क्या होगा जो क्लोथिंग इंडस्ट्री है और उसके साथ में जो कनेक्टेड इंडस्ट्रीज है, क्लोथिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं वो यहाँ पर सफर करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, इफ पोल्ट्री फार्म्स डू नॉट प्रोड्यूस इनफ एग्स द बेकरी इंडस्ट्री दैट यूजेस एग्स एज देयर इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स आल्सो सफर, ठीक है। अगर यहाँ पर पोल्ट्री फार्म्स जो होते हैं वो अगर उतने एग्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे जितने की जरूरत है ना, तो क्या होगा यहाँ पर जो बेकरी इंडस्ट्रीज हैं उनको भी सफर करना पड़ेगा, क्योंकि बेकरी इंडस्ट्री टोटली डिपेंड होती है एग्स पर, है ना। अगर एग्स नहीं मिलेंगे जितनी क्वांटिटी में चाहिए तो यहाँ पर उनको सफर करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, वहां भी हमें लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है। लास्ट में समझते हैं, द सक्सेस एंड ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर आर क्लोजली लिंक्ड टू द सक्सेस एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ है वो पूरी तरह से किस पर डिपेंडेंट है, द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उनकी जो सक्सेस एंड ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करती है ना। तो दोनों ही एक दूसरे से पूरी तरह से लिंक्ड है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। क्यों, जैसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है, जैसे आपके मशीन्स हो गई, है ना। मशीन्स यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती है, बहुत से टूल्स होते हैं जो हमें एग्रीकल्चर के लिए जरूरत होती है उनकी, ठीक है। जैसे आपके इंसेक्टिसाइड्स वगैरह हो गए, पेस्टिसाइड वगैरह हो गए, ठीक है। ये सारी चीजें इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, है ना, उसके लिए पाइप्स वगैरह प्रोवाइड करना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़े लेवल पर एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आपने पॉइंट्स को समझ लिया होगा और ये टॉपिक आपका प्रिपेयर हो गया होगा। अब इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैंने यहाँ लिया है वेज टू रिड्यूस इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, है ना। तो उन तरीकों को आपको बताना है जिससे हम इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया है यूज ऑफ एफिशिएंट मशीनरी। तो इससे क्या मतलब है, इक्विप मशीनरी एंड जनरेटर विद साइलेंसर्स टू रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन। तो जो फैक्ट्रीज होती है ना उनके अंदर जो मशीन्स होती हैं, जो जनरेटर्स होते हैं, उनको साइलेंसर के साथ सेट करना चाहिए, जिससे क्या होगा नॉइज पॉल्यूशन यहाँ पर हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो पहला तो ये हो गया कि जो मशीनरी है उनको साइलेंसर्स के साथ यूज करना चाहिए, जिससे कि बहुत ज्यादा आवाज ना आए, आसपास के लोग डिस्टर्ब ना हो। रिसाइकलिंग वेस्ट, ट्रीट एंड रिसाइकल वेस्ट एंड एफ्लुएंट यूजिंग बायोलॉजिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेसेस। तो जो
इंडस्ट्रीज होती हैं उनसे जो वेस्ट मटेरियल निकलता है ना, उसको क्या करना चाहिए, प्रॉपर ट्रीट करना चाहिए और रिसाइकल करने जैसी कुछ व्यवस्था करनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग बायोलॉजिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस, दो तरीके से यहाँ पर उसको ट्रीट किया जा सकता है। तभी हमें क्या करना चाहिए, उस वेस्ट को आगे प्रोसेस कर देना चाहिए, ठीक है। थर्ड वन यहाँ पर इंस्टॉल पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस, यहाँ पर हमें कुछ पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस का यूज करना चाहिए। जो फैक्ट्रीज होती है उनको स्टार्टिंग से उनका सेटअप जो है वो किस तरीके से होना चाहिए वो यहाँ पर समझते हैं। फिट फैक्ट्रीज विद स्मोक स्क्रीन्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स एंड स्क्रबर्स टू मिनिमाइज एमिशन, है ना। स्क्रबर यहाँ पर जो है एक डिवाइस होती है जो गैस एमिशन को कंट्रोल करने में मदद करती है। बेसिकली जो एसिडिक गैसेस होती है उनको कंट्रोल करने के काम आता है। तो ये कुछ खास बातें हैं जो आपने इस टॉपिक से रिलेटेड समझ ली हैं कि किस तरीके से आप इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हो। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो इसको आप अच्छे से टैकल कर पाओगे मुझे लगता है, ठीक है। तो आप 3 बातें बताएंगे, यूज ऑफ एफिशिएंट मशीनरी, है ना, साथ में रिसाइकलिंग वेस्ट, जो वेस्ट होता है उसको रिसाइकिल करो या फिर उसको अच्छे से ट्रीट करो, तभी नदियों में तभी उनको रिवर्स वगैरह में यहाँ पर छोड़ना चाहिए, ठीक है। इंस्टॉल पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस, तो ये 3 बातें आपने अच्छे से समझ ली। चलिए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैंने यहाँ लिया है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में हमें यहाँ समझना है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा टॉपिक है, ये बहुत बार आपका पीवाई की क्वेश्चंस में देखा गया है, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको। पहला पॉइंट मैंने इसमें लिया है, इट प्रोवाइड्स एसेंशियल मटेरियल्स फॉर वेरियस सेक्टर्स। जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ये बहुत सारे सेक्टर्स को यहाँ पर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का काम करता है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, किसी भी लेवल की इंडस्ट्री हो, चाहे वो छोटे लेवल की हो, चाहे वो बड़े लेवल की हो, चाहे वो मतलब हायर लेवल की इंडस्ट्री हो। हर इंडस्ट्री में स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल जाता ही जाता है। मतलब इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि आप अपने चारों ओर जब देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आयरन एंड स्टील का कुछ ना कुछ काम आपको दिख ही जाएगा, ठीक है। चाहे वो एक सुई से लेकर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की हम बात करें तो आपको ये इनका यूज कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन हम यह समझते हैं, इट इज क्रूशियल फॉर प्रोड्यूसिंग इंजीनियरिंग गुड्स। तो जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो इंजीनियरिंग गुड्स को बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। थर्ड पॉइंट, इट सप्लाइज मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन, डिफेंस एंड मेडिकल इक्विपमेंट, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन, डिफेंस एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए भी यहाँ पर रॉ मटेरियल सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट सपोर्ट्स द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लोकोमोटिव्स, टेलीफोनिक इंस्ट्रूमेंट्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, मशीनरीज, ठीक है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो लोकोमोटिव्स, टेलीफोनिक डिवाइसेस, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, मशीनरी, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग को भी क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन लेवल ऑफ दीज इंडस्ट्रीज कंसीडर्ड एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है और कंजप्शन है इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ में बहुत ज्यादा अहम या इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। एक तरह से बैकबोन माना जाता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को, ठीक है। तो मुझे लगता है आपने ये पॉइंट्स अच्छे से समझ लिए होंगे और ये टॉपिक आपके अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब इस टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनता है तो आप इसको अच्छे से हैंडल कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिया है फैक्टर्स फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, है ना। वो फैक्टर्स हमें यहाँ पर समझाने हैं, वो फैक्टर्स हमें यहाँ पर समझने हैं जो किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह के फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, एक फिजिकल एंड एक ह्यूमन, ठीक है। वैसे हमें यहाँ पर समझना है कि फिजिकल फैक्टर किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, साथ ही साथ ह्यूमन फैक्टर किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी फैक्ट्री के सेटअप करने में, ठीक है। तो हम यहाँ पर समझेंगे पहले फिजिकल फैक्टर्स में। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, मान लीजिए आप कोई फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, मान लीजिए आप कपड़े की कोई फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं कि मैं कपड़ा बनाऊंगा, है ना, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मुझे सबसे पहले ये चाहिए रहेगा, अगर फैक्ट्री सेटअप करना चाहता हूँ कि जो भाई कपड़े की फैक्ट्री सेटअप करनी है तो कपड़े के लिए रॉ मटेरियल आएगा कहाँ से। तो पहले मैं ये चेक करूंगा कि मेरे आसपास जहाँ मैं फैक्ट्री सेटअप करना चाहता हूँ वहां पर कपड़े का जो रॉ मटेरियल यानी कि कॉटन है तो कॉटन की अवेलेबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी वहां पर, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरा, पावर रिसोर्सेज है। फैक्ट्री सेटअप करने के बाद ऐसा तो है नहीं कि आपने बस फैक्ट्री सेट कर दी वो सारा काम अपने आप हो जाएगा, नहीं, उसमें आपको क्या जरूरत होगी, फिर आपको पावर की जरूरत होगी एंड पावर रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, जैसे कोयला की जरूरत पड़ सकती है ना, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ सकती है। तो ये दोनों चीज भी वहां पर रहनी चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम यहाँ समझेंगे वाटर एंड फेवरेबल क्लाइमेट, है ना।
तो पानी की भी भाई किसी भी फैक्ट्री में पानी की तो जरूरत होती है, तो पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी मात्रा में होनी चाहिए। साथ ही साथ वहाँ की जो क्लाइमेट है वो भी हमारे हिसाब से फेवरेबल होनी चाहिए, तभी हम वहाँ पर एक फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर ह्यूमन फैक्टर किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है वो समझते हैं। चीप एंड एफिशिएंट लेबर है ना। अब कहीं आप फैक्ट्री सेटअप करने जा रहे हो तो उसमें काम करने के लिए वर्कर तो चाहिए होंगे ना, और वर्कर भी अगर आपको मिल जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि बहुत महंगे मतलब बहुत ज्यादा रुपए ले रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। भाई आप नई नई फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो और वर्कर इतना महंगा रख लिया आपने, फिर आपको फायदा क्या होगा। तो चीप लेबर होनी चाहिए और एफिशिएंट लेबर होनी चाहिए जो आपके काम को अच्छे से कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इसमें समझाएंगे कैपिटल एंड बैंक फैसिलिटी है ना। जैसे आपने फैक्ट्री वगैरह सेटअप कर दी तो उसके बाद पैसे का लेन देन भी तो कहीं ना कहीं करेंगे ना आप, तो वो चीज अभी आपको देखनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे समझेंगे गुड मार्केट। अब आपने अपनी फैक्ट्री सेटअप कर ली है, ठीक है, उसमें अपना प्रोडक्ट बनाकर तैयार कर लिया है, तो क्या प्रोडक्ट को अपने पास ही रखना है ना, नहीं, उसको आपको मार्केट में बेचना है ना, तो एक अच्छी मार्केट भी उसके आसपास होनी चाहिए, ठीक है। अब मार्केट में आप अपना प्रोडक्ट बेचना तो चाहते हैं, लेकिन उसको मार्केट तक पहुंचाएंगे कैसे, तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से आपने समझा कि किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए दो टाइप की फैक्ट्रियां जरूरी रहते हैं, एक फिजिकल फैक्ट्री, एक ह्यूमन फैक्ट्री है ना। फिजिकल फैक्ट्री में आपने समझ लिया रॉ मटेरियल होना चाहिए अच्छी मात्रा में अवेलेबल, ठीक है, पावर रिसोर्सेज की जरूरत रहेगी, पानी वगैरह की जरूरत रहेगी, ठीक है। ह्यूमन फैक्ट्री में आपने समझ लिया कि अच्छी चीप एंड एफिशिएंट लेबर चाहिए रहेगी, है ना, बैंक फैसिलिटीज वगैरह, गुड मार्केट होनी चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी यहाँ पर जरूरत, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वहाँ पर होनी चाहिए। तो ये एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जो बच्चे इसको तैयार नहीं करके जाएंगे वो बैठे रहेंगे, और जो तैयार करके चले जाएंगे वो अच्छे से इसको हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैंने लिया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये समझना बहुत जरूरी है। अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं तो और आपको ये नहीं पता कि कितने टाइप के सेक्टर्स इसमें होते हैं, कितने टाइप के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहाँ पर होते हैं, तो आप ये समझ लीजिएगा कि आप बहुत बड़ा लॉस करके अपना जा रहे हैं, ठीक है। इस टॉपिक को जरूर तैयार करके जाइएगा। तो मैंने यहाँ पर आपको तो मैं यहाँ पर आपको 4 टाइप के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझिएगा, ठीक है। पहला देखिए, यहाँ पर पब्लिक सेक्टर होता है और इसे गवर्नमेंट ओन करती है, मतलब गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं पब्लिक सेक्टर्स, ठीक है। इसमें एग्जांपल आप समझ सकते हैं, भेल हो गया और गेल हो गया, ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, ये पब्लिक सेक्टर है जिसके अंदर ये दो एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, भेल एंड गेल, ठीक है, बाकी और भी होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर है, एंड प्राइवेट सेक्टर इज ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो प्राइवेट नाम से पता चल रहा है कि एक तरह से प्राइवेटली ओन्ड होता है, किसी भी एक सिंगल इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इसको ओन्ड करते हैं, यानी उनके कंट्रोल में होता है। इसमें आप एग्जांपल समझ सकते हैं, टिस्को हो गया, बजाज ऑटो लिमिटेड हो गया, डाबर इंडस्ट्रीज वगैरह हो गए, तो और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ समझाएंगे जॉइंट सेक्टर। जो जॉइंट सेक्टर है इसको बेसिकली गवर्नमेंट, है ना, एंड किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा यहाँ पर ओन किया जाता है ना, उनके कंट्रोल में रहता है। एग्जांपल के लिए यहाँ समझते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड एक जॉइंट सेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कोऑपरेटिव सेक्टर्स की बात करते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर यूजुअली ओन्ड बाय एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर ऑफ रॉ मटेरियल्स और वर्कर्स और बोथ, यानी कि यहाँ पर जो रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करने वाले हैं और जो वर्कर्स होते हैं उन दोनों के कोऑपरेशन से यहाँ पर जो है ये कोऑपरेटिव सेक्टर्स चलते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया अमूल, मदर डेयरी एटसेट्रा, ठीक है। समझने वाली बातें वो मैंने समझा दी हैं कि पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंटली ओन्ड होते हैं, प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल के द्वारा गवर्न किए जाते हैं, जॉइंट सेक्टर इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर बेसिकली जो प्रोड्यूसर और वर्कर्स होते हैं दोनों के कोऑपरेशन से यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल सबकी मैंने बताई दी है, भेल, गेल, टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्री वगैरह बहुत सारी हैं। यहाँ पर ऑयल इंडिया लिमिटेड और यहाँ पर अमूल एंड मदर डेयरी, ठीक है। तो ये हमारी इस वीडियो का लास्ट टॉपिक था, और मैं समझता हूँ मैंने जो आपको टॉपिक समझाया वो आपने अच्छे से समझ लिए होंगे, अपनी कॉपी में नोट कर लिए होंगे, ठीक है। नहीं कर पाए हों तो फिर से वीडियो देखकर उनको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आपको प्रिपेयर करके ही जाना है, ठीक है। जो बच्चे साथ ही साथ प्रिपेयर कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो भी प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। आज आप मेरे साथ प्रिपेयर करते रहोगे तो रिजल्ट आपका बहुत अच्छा बनने वाला है। अगर आपको हेल्प कर रही है तो वीडियोस को लाइक कर दिया करो, साथ ही साथ शेयर कर दिया करो, जो बच्चा पहली बार आया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।